हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं ताना मुंजाल। सो भाई आज क्या लेके आई हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महा भयंकर टॉपिक्स लेके आई हूं आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम्स के लिए, जो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। हाँ जी भाई, सही सुन रहे हो, यस 95 प्लस मार्क्स। हर बच्चा चाह रहा है ना कि भाई 95 प्लस मार्क्स जो है मैम हमें अचीव करने हैं। तो भाई आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए मैडम, जहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में अगर मैं यहां पे बात करूं तो बच्चे, अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज जो है मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूं, जो भाई कहते हैं ना घोल कर पी जाना, है ना, मतलब अच्छे से, मतलब दिमाग में घुसा के जाना। मैं पहले बता रही, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में यहां से भयंकर क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बने हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन मेरे बच्चे आ सकते हैं। तो भाई घोल कर पी जाना, ठीक है। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स दोनों किताबों के, है ना, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स बताने वाली हूँ, है ना। सबसे पहले अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहली यूनिट है आपकी नेशनल इनकम की यूनिट है, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं मोटे मोटे। एक आता है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और अगला जो है आपका वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, है ना। वहां से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला जो है वो आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से पढ़ जाना, विद एग्जाम्पल पढ़ जाना। मैं पहले ही बता रही हूं, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि बताओ ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। तो आपको पता होना चाहिए, विद रीजन आपको पता होना चाहिए कि फाइनल है तो क्यों है, इंटरमीडिएट है तो क्यों है। ये अच्छे से टॉपिक को पढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद डबल काउंटिंग अच्छे से पढ़ जाना। डबल काउंटिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है डबल काउंटिंग के ऊपर, 3 से 4 नंबर का। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए डबल काउंटिंग का, और एक एग्जांपल जरूर लिख देना, है ना। मैंने आपको जब भी समझाया है तो हमेशा एक एग्जांपल जरूर दिया होगा, तो एग्जांपल जरूर पढ़ जाना। और ये लाइन जरूर लिख के आना, लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज डबल काउंटिंग का मतलब क्या है ना, एक वैल्यू को आप एक से ज्यादा बार ऐड कर रहे हो तो इससे क्या होगा, ओवर एस्टिमेट हो जाती है नेशनल इनकम। तो ये लाइन जरूर मेंशन करना। उसके बाद ये जरूर लिखना, 2 तरीके हैं इसको अवॉइड करने के, एक है फाइनल आउटपुट मेथड, एक है आपका वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तो ये जरूर लिख के आना। 4 नंबर का कोई कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, है। चलिए, उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो का टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस विद एग्जांपल्स। यस, विद एग्जांपल्स मतलब यह है कि पेपर में कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल दे दिया जाता है आपको और फिर पूछ लिया जाता है कि बताओ ये स्टॉक है, फ्लो है, क्या है। एमसीक्यूज के लिए भी मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको अच्छे से करके जाना। स्टॉक एंड फ्लो का टॉपिक अच्छे से पढ़ जाना। आगे सर्कुलर फ्लो का टॉपिक अच्छे से कर देना। हमारे सिलेबस में जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो हमें यही पढ़ना है। तो इसके अंदर आप एक तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि है क्या, इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना होगा, तो ये जरूर एक्सप्लेन करना। इसके अंदर रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, डायग्राम के साथ। इसके 3 फेजेस होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं 3 फेजेस को, है ना। कौन कौन से 3 फेजेस, प्रोडक्ट फेज हो गया, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, मतलब ये 3 फेजेस, इसकी क्या एजम्पशंस हैं, ये सारी चीजें जरूर लिख के आना। लॉन्ग आंसर में कई बार आ जाता है ये, है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ये चीजें जो है अच्छे से पढ़ के चले जाना। उसके बाद मैं बात करूं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में जो है डिफरेंस पढ़ जाना कि फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, विद एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। पेपर में सेम कई बार एग्जांपल दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताओ ये फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, क्या है। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कन्वर्जन्स क्या है ना। अब बच्चों को मैं पहले भी बता चुकी हूं, जब भी मैंने पढ़ाया तो कन्वर्जन्स अच्छे से कर जाना। क्यों? क्योंकि आगे आपको ये पता है हमारा बोर्ड एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपका एक गारंटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है नेशनल इनकम के ऊपर। आपको पता है गारंटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने ही वाला है, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड,
है ना, एक गारंटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। तो कई बार साथ ही कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, कन्वर्जन अगर आते हैं तो ही आप वो न्यूमेरिकल कर पाओगे, है ना। तो पहली बता रही हूँ, जैसे कि इनकम मेथड से आपको पता है एनडीपीएट एफसी निकालना है, लेकिन पेपर में आपको बोल दिया गया है एनएनपीएट एफसी निकालो, नेशनल इनकम निकालो, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन और ये न्यूमेरिकल्स एक साथ ही चलते, तो ये अच्छे से करके जाना, पहली बता रही। वैल्यू एडेड के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर मैंने देखा है 3 नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन आता है वैल्यू एडेड के ऊपर। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर आता है तो कई बार दोनों इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं, तो 6 नंबर का एक काफी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो करके जाना। उसके बाद मैं बात करूं नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जीडीपी डिफ्लेटर से ऊपर जो है न्यूमेरिकल कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पहले भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये नॉमिनल और रियल जीडीपी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, वो अच्छे से पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और मैंने बहुत अच्छे से कराया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, है ना। तांडव सीरीज में भी मैंने बहुत अच्छे से कराया, तो ये जरूर करके जाना, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी में। ये तो भाई कहते हैं ना महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। एक लिमिटेशन हमेशा देखिए मैंने कि ज्यादातर पूछ ली जाती है, ज्यादातर अगर बोलूं तो एक्सटर्नलिटीज, वो कहते हैं ना घोलकर पी जाना। मेरे को अभी भी याद है मेरे बोर्ड एग्जाम में वो आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था एक्सटर्नलिटीज के ऊपर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो करके जाना। लिमिटेशंस कभी ऐसी नहीं पूछी जाएगी कि सारी एक्सप्लेन करो, कभी नहीं पूछता, हमेशा एक पॉइंट दे देगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तो उसको 4 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करो, या एक्सटर्नलिटीज उसको एक्सप्लेन करो, है ना, या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, है ना, उसको एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक पॉइंट उठा के देगा वो आपको, है ना, और उसको एक्सप्लेन करने का बोलेगा। अब प्रिकॉशंस विद रीजंस अच्छे से करके जाना। प्रिकॉशंस यस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रिकॉशंस के ऊपर, 4 नंबर का भी आप पूछ लिया जा सकता है, इवन 6 नंबर की भी प्रिकॉशंस आ सकती है। 3 से 4 आइटम दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, तो पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का, 6 नंबर का भी आ सकता है। प्रिकॉशंस अच्छे से पढ़ के जाना, मैं पहले बता रही हूँ, प्रिकॉशंस कोई नहीं छोड़ के जाएगा। और मैंने तो भाई इतनी सारी प्रिकॉशन तुम्हें करवाई, इतनी सारी प्रिकॉशन उसी में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं। अगर वो तुमने प्रिकॉशन मेरी क्लास की अगर कर लिया तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चल जी, अब अगली यूनिट की बात करते हैं, मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग कर जाना, मनी का मतलब क्या है, और इसके फंक्शंस भी अच्छे से कर जाना। फंक्शंस ऑफ मनी इंपॉर्टेंट रहता है, फंक्शंस ऑफ मनी, दोनों फंक्शन आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी फंक्शंस भी और सेकेंडरी फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाता है, मैंने ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी देखा है वाला क्वेश्चन, है ना, सप्लाई ऑफ मनी होता क्या, या फिर व्हाट इज मनी सप्लाई, और इसके मेजरमेंट्स, कौन से मेजरमेंट, M1 मेजरमेंट अच्छे से कर जाना। वैसे टोटल 4 मेजरमेंट होते हैं, M1, M2, M3, M4। आपके सिलेबस में खाली M1 मेजरमेंट है, आपको सिर्फ वही करना है, वो अच्छे से कर जाना, है ना। मनी की सप्लाई, और यहां से ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है कि मनी की सप्लाई करता कौन कौन है, आपको भी पता है, गवर्नमेंट, है ना, RBI और कमर्शियल बैंक, है ना। सप्लाई ऑफ मनी आपको ये पता होगा। और लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो लास्ट टॉपिक है ना, वो अच्छे से पढ़ जाना, है ना। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं तो कर लेना, ठीक है। RBI को कितने का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ टेबल या विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, न्यूमेरिकल कुछ भी बोल लो, एक्सप्लेन करना आ सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है। मनी मल्टीप्लायर और एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आगे यूनिट आएगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मैं बोल रही हूं तो करके घोल कर पी के जाना भाई, करके जाना, और टेबल के साथ करके जाना, पहली बता रही हूं, अच्छे से पढ़ के जाना। टेबल लिखोगे तो टेबल के एक्सप्लेनेशन भी जरूर लिखना भाई, है ना, ठीक है। ये अच्छे से करके जाना, मनी मल्टीप्लायर का। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का टॉपिक अच्छे से करके जाना, जिसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट मैं देखती हूँ, एक तो पहला वाला पॉइंट है, कौन सा वो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, है ना, गवर्नमेंट बैंक, है ना, ये अच्छे से कर जाना। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने ज्यादातर कम देखा है, बट सारे फंक्शंस करके जाना, फंक्शंस कोई मत छोड़ के जाना। और कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि राइट एनी इतने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कभी नहीं आता, हमेशा एक फंक्शन उठा के दे देगा, जैसे कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, है ना, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, है ना, कोई भी पॉइंट उठा के दे देगा 3 नंबर का या 4 नंबर का, और एक्सप्लेन करने को बोल देगा। तो पहले बता रही हूँ, एक फंक्शन हमेशा देखा जाता है कि आ जाता है पेपर में, है ना।
कोई भी एक फंक्शन दे देगा और एक्सप्लेन करने को बोल देगा, तो इसको अच्छे से करके जाना, जितने भी फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के अच्छे से करके जाना। उसके बाद कैसे सेंट्रल बैंक जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से करके जाना है ना। CRR, SLR, LRR, ज्यादातर एक इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन करना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। बैंक रेट, रेपो रेट में फर्क क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अच्छे से कर जाना इंपॉर्टेंट है। कई बार एक पूछेगा, ये नहीं कि सारे आपको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं। जैसे कि कई बार LRR पे पूछ लिया जाए, या रेपो रेट पे पूछ लिया जाए, या ओपन मार्केट ऑपरेशन पे पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए। शॉर्ट नोट पे आ जाता है, कई बार 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ जाता है, एक्सप्लेन करो ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। विद द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करो, इन्फ्लेशन में क्या किया जाएगा, डिफ्लेशन में क्या किया जाएगा, तो पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। ये अच्छे से जो है करके जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली यूनिट क्या है आपकी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे आ रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो AD/AS अप्रोच और SI अप्रोच, वही बहुत अच्छे से कर जाना। इन दोनों अप्रोचेस में से एक अप्रोच आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकती है, इन दोनों में से एक आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं, डेराइव करना सेविंग कर्व को थ्रू कंजम्पशन कर्व विद स्टेप्स। पहले बता दूं, स्टेप्स के साथ मैंने पढ़ाया है, स्टेप्स लिखने कैसे ये तक बताया आपको, अच्छे से कर जाना। या फिर कई बार इसका उल्टा भी आ जाता है कि कंजम्पशन कर्व को ड्राइव करो विद द यूज ऑफ सेविंग कर्व विद स्टेप्स, तो ये अच्छे से कर जाना, इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का टॉपिक जो है अच्छे से कर जाना, है ना। वही आपका एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड वाले चैप्टर से है। यहां से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसका मीनिंग, इसके डायग्राम, इसका कॉन्सिक्वेंसेज यानी कंक्लूजन, या फिर जिसको आप इम्पैक्ट भी बोल देते हो ना, 3 पर्सपेक्टिव से बताना जरूरी है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस के हिसाब से जरूर इम्पैक्ट या कंक्लूड करोगे हमेशा, ठीक है। इसके कॉजेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड आपको पता होना चाहिए। फिस्कल मेजर्स कौन से होते हैं आपके, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसीज, जो RBI की पॉलिसीज होती है, CRR, SLR वगैरह, तो ये अच्छे से करके जाना। मैं बता रही हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर या डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर, और इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा साथ के साथ पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन करो इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड यहां से एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड और रिजॉल्व वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पहले बताया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद न्यूमेरिकल, विद टेबल बोल लो, न्यूमेरिकल बोलो, है ना, न्यूमेरिकल बोल लो, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बोल लो, न्यूमेरिकल आ सकता है, विद एग्जाम्पल बोला जा सकता है, विद टेबल बोली जा सकती है, कुछ मर्जी आ जाए, आपको वही टेबल एक्सप्लेन करनी है। वो लेट करके मैंने एक टेबल भी बनवाई है, जब भी आपको समझाया था, वो अच्छे से कर जाना इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर बोल लो या फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलो, इन दोनों में से एक मल्टीप्लायर का टॉपिक आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। न्यूमेरिकल्स 3 नंबर के हिसाब से न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं, आ जाते हैं, अच्छे से कर लेना। कई बार जैसे 3 पॉइंट्स बोल दिए गए, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है इसमें, है ना, या फिर मल्टीप्लायर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, तो ये अच्छे से कर जाना, न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना। और भाई जितने भी डायग्राम्स हैं आपको सारे पता होने चाहिए इस चैप्टर के, ज्यादा डायग्राम्स नहीं है यार, ठीक है, नॉर्मल है। जितने भी डायग्राम्स है इस चैप्टर के अच्छे से करके जाना, जितने भी आपको डायग्राम्स होते हैं, है ना। चल जी, अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर की। अगर बात करूं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करके जाना गवर्नमेंट बजट के। काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है ना, लेकिन जो 3 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में यही 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं। पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स अधिकतर जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। वैसे तो काफी सारे, एक पॉइंट बोलेगा 3 या 4 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करने का आपको बोल सकता है, तो भाई अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये आ जाते हैं। मेरे बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, लेकिन आप सारे करके जरूर जाना, और ये 3 पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस करके जाना, जो ज्यादातर देखा जाता है। अब डिफरेंस यहां से कई बार आ जाता है कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, या फिर कई बार आ जाता है एग्जाम्पल दे दिया जाता है। यहां से जो सबसे आजकल रीसेंट जो तरीके का क्वेश्चन मैं देख रही हूं बोर्ड एग्जाम में जो आता है, एग्जाम्पल दे देगा 3 से 4 और पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विद रीजन आपको बताना है। कोई भी आइटम दे देगी, जैसे कि एक आइटम दे देगी बोरोइंग्स, तो बताइए बोरोइंग्स क्या है ना, रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, क्या है मतलब, वगैरह वगैरह, है ना। या फिर आ सकता है सब्सिडीज वगैरह, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, सब्सिडीज वगैरह दे रही है, तो वो क्या है,
है ना। तो ये आ सकते हैं, है ना। तो पहली बता रही हूं, ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से करके जाना, वहां से आ सकते हैं। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, फाइन्स वगैरह क्या है ना। ये सारी चीजें जो है मेरे बच्चे आपके एग्जाम में आ सकती है। भाई एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करके जाना, एग्जाम्पल पूछ लेगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन साफ सीधा सीधा बनता है, 2-3 आइटम दे देगा, विद रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एसेट और लाइबिलिटीज के हिसाब से हमेशा रीजन लिखना आपको, ठीक है। चल जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से कर जाना कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। और बजट डेफिसिट का टॉपिक, वैसे तो 3 टाइप के बजट डेफिसिट हमने पता है, एक आपका रिवेन्यू डेफिसिट और एक आपका फिस्कल डेफिसिट और एक आपका प्राइमरी डेफिसिट। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करो तो फिस्कल या फिर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। रिवेन्यू डेफिसिट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहता है, फिस्कल या प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा रहता है। और यहां से आपका ना थ्योरी तो जैसे मैंने बताई दी, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। फाइंड आउट करो, एक क्वेश्चन दे देगा और आपको बोला जाएगा कि बजट डेफिसिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको रिवेन्यू डेफिसिट भी, फिस्कल डेफिसिट भी और प्राइमरी डेफिसिट, आपको 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको फाइंड आउट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल भी कर जाना, और मैंने न्यूमेरिकल कराया है। और जिन बच्चों को नहीं पता न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, तो भाई मेरी एक बार वीडियो देख लेना, कुछ प्रमोशन नहीं कर रही हूं, पढ़ लेना। यही टाइम है कि जो चीजें लग रही है कि हाँ मैंने नहीं किया है तो कर लेना, छोड़ के नहीं जाना, ये सारी चीजें आ जाती है ना। थ्योरी या न्यूमेरिकल में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बोल रही हूं पढ़ के जाना। चलिए जी, अब लास्ट चैप्टर जो है, अगर मैं लास्ट यूनिट की बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एक फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई गेस आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका जो चैप्टर है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की बात करूंगी, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर की बात करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहां पे बात करने वाली हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट। बच्चे पूछते हैं फ्री मार्केट क्या है। फ्री मार्केट का मतलब फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज होता है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज को ही आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस एक्सप्लेन करना है आपको, कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी यही आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन यहां से कई बार आ जाता है, सीधा है, नॉर्मल एक्सप्लेन करोगे कि किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डायग्राम बनाओगे और एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। मैंने करवाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, डिफरेंस बहुत बार देखे जाते हैं। डिफरेंस की बात करो तो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी में डिफरेंस आ जाता है, कई बार रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में, डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में, ये तीनों डिफरेंस अच्छे से करके जाना। मैं अपने बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के ऊपर एक डिफरेंस आ चुका है। मेरे बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, बहुत टाइम पहले ऑब्वियसली मैंने दिए थे, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस अच्छे से कर जाना, ये तीनों डिफरेंस। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग को भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेज फ्लोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मेरिट्स और डीमेरिट्स भी जो है कर जाना, फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, ठीक है। आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर जाना, छोड़ के मत जाना। मैं बताऊं तो ये भी कर जाना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कर जाना। मैनेज फ्लोटिंग को स्टार मार्क कर लेना, मैं पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलती हूँ मेरे बच्चे मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर की, तो इसके कंपोनेंट्स कर जाना कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स क्या है ना, ये अच्छे से कर जाना। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में एक डिफरेंस भी 3 से 4 नंबर का पूछ लिया जा सकता है। रिसेंटली ही मेरी जो है इस चैप्टर की जो है क्लास आई है, तांडव सीरीज में, आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैंने वहां पे भी एक डिफरेंस करवाया आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छे से करके जाना, ये डिफरेंस अच्छे से कर जाना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ऑटोनॉमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम के बीच में डिफरेंस, महाभयंकर क्वेश्चन जो आ सकता है। डिफरेंस अच्छे से करके जाना, पहली बता रही ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम से। अब बात करते हैं मेरे बच्चे इंडियन इकोनॉमिक्स की। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, एक साथ ही आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहले अब इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करूँ, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, में भी आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा नीचे आ गया, ये एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पहले बता दूं, वैसे तो हमें पता है इस चैप्टर में हमें डिफरेंट सेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।
यस आ सकता है। और अब बात करें मैडम, आपने तो यहाँ पे सारे ही बता दिए, तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो एग्रीकल्चर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और डेमोग्राफिक कंडीशन जो है सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिल सकती है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बैकवर्ड क्यों था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वही आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या क्या हुआ था, वही जमींदारी सिस्टम वगैरह वगैरह, मैंने बहुत अच्छे से कराया, देख लेना एक बार जाके, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, भाई ये वैसे इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या कई बार इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ जाता है, 10th नंबर वाला पॉइंट देखो, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे देश की क्या हालत थी जब हमारे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई अंग्रेजों के टाइम पे, यानी जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले हमारे देश की क्या हालत थी। तो आपको वो हर सेक्टर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, ये भी आ जाता है। कई बार क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि क्यों हमारा देश इतना ज्यादा बैकवर्ड हो गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वही क्वेश्चन मोल्ड करके आ सकता है, लेकिन लिखना वही है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत होगी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हमारे देश में क्या उस टाइम सिचुएशन चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का उस टाइम पे कैसा था, यहाँ पे आपको सब कुछ जो है लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छे से कर जाना। एक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यहाँ से पता होना चाहिए आपको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जनरली आपका एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा एक चीज प्लीज ध्यान से समझना, एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डेट्स है ना या ईयर्स इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड, बहुत बच्चे डिमांड करते हैं मैडम जितने भी सारे चैप्टर्स के एक साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स ईयर्स है एक वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है, जरूर देखना। इस वीक में ही आ जाएगी, मान के चलो कोशिश है कि इस वीक के एंड में ही, मतलब इस वीक बाय द एंड ऑफ दिस वीक, है ना, मैं वो ला दूंगी, वो जरूर देखना सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेज कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब हुआ था 1921 में, है ना, जिसमें फर्स्ट स्टेज एंड हुई थी और बिगिनिंग हुई थी सेकंड स्टेज की, है ना, वो सारी चीजें अच्छे से कर चला। एक ये क्वेश्चन ड्रेन ऑफ वेल्थ भी आ जाता है कई बार, यस ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने ये क्वेश्चन देखा है कहीं ना कहीं, आपको मिल भी जाएगा किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में। ड्रेन ऑफ वेल्थ में ये है कि जो भी हमारे देश में पैसा आ रहा था, अब हमें क्या बना दिया था, हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी देश में पैसा आ रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे देश का जो पैसा देश में आ रहा था उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपने खुद के खर्चे, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उठाने के लिए, खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, खुद के खर्चे उठा रही थी और हमारे देश के डेवलपमेंट में उस पैसे का कुछ भी यूज नहीं कर रही थी। तो वही है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, हमारे जो देश में जो वेल्थ आ रही थी, पैसा आ रहा था, वो सारा डूब रहा था, है ना, एक तरह से वो अपने खुद के पर्पस के लिए, खुद के फायदे के लिए अंग्रेज जो है यूज कर रहे थे, हमारे देश के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो वही ये लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करके जाना ब्रिटिश रूल का, है ना, कि क्या कुछ पॉजिटिव भी हुआ अंग्रेजों के आने से, है ना, अभी नेगेटिव तो हमें पता है, क्या इससे कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट हुआ हमारे देश के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉजिटिव थोड़ा बहुत हुआ, जैसे रेलवेज वगैरह। और जितने भी डेट्स ईयर्स है बेटा, जैसे कि इस चैप्टर में काफी सारी डेट्स है, तो डेमोग्राफिक वाली काफी डेट्स है ना, ये पता होनी चाहिए, जैसे स्विस कैनाल कब आई थी, पॉपुलेशन जो फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी, पहली ट्रेन कब चली थी, है ना, बॉम्बे से थाने, ग्रेट फैमिन्स ऑफ बंगाल, ये मैं एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, वरना मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रही, एक तो ये होता है ना यार लंबी हो जाएगी क्लास और मैं नहीं चाह रही कि लंबी रहे, तो एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स ईयर्स वगैरह सारे होंगे, वो जरूर देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम, वो पढ़ जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो ईयर्स वगैरह अच्छे से कर जाना, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से 1990 की बात करूँ तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है टॉपिक कर जा रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, यहीं से आपका प्लानिंग कमीशन आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब प्लानिंग करना किसके द्वारा करी जाती है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। कब आई थी प्लानिंग कमीशन आपको पता होना चाहिए, इसको कब रिप्लेस कर दिया गया था, है ना, नीति आयोग से, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नीति आयोग का मेन पर्पस क्या है, ये थोड़ा यहीं से आपको सब कुछ पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। इसके गोल्स आपको पता होने चाहिए, शॉर्ट पीरियड गोल्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। तो वही एक तो डिफरेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है ना, शॉर्ट पीरियड गोल्स और लॉन्ग पीरियड गोल्स में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और जितने भी लॉन्ग पीरियड गोल्स है उसको अच्छे से पढ़ जाना, यस, है ना। वो था ना जीडीपी बढ़ाना, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, मॉडर्नाइजेशन लेके आना, फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना, जितने भी थे ना, वो कई बार एक पॉइंट आ जाता है कि एक्सप्लेन करो इस पॉइंट को, सेल्फ सफिशिएंट को एज अ लॉन्ग टर्म गोल, है ना। मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, एक सेपरेट पॉइंट 3 नंबर का आ सकता है, तो भाई पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग पीरियड गोल्स को जो है अच्छे से करके जाना। अब यहां से अगले जो टॉपिक आ जाते हैं कि हमारे देश की सरकार ने ऐसे क्या मेजर्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लेके आने के लिए, तो वही आपको 2 रिफॉर्म्स आपको पता है, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था आपको पता होना चाहिए, 2 फेजेस में आया था, इसकी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था हमारे देश के ऊपर, ये सारी चीजें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका
पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सब्सिडीज एक डिबेटेबल इशू है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट और इसके नेगेटिव इंपैक्ट। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार देख लेना क्लास मेरी, वहां पे मैंने हर एक चीज समझाई गई है। आईपीआर 1956 का टॉपिक कर लेना। 3 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं कि एक तो इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया गया था, उसके बाद क्या क्या कंसेशंस होगी थी, लाइसेंस राज, वो एक्सप्लेन करना थोड़ा बहुत, वो सारी चीजें है ना, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, है ना, ये भी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इस चैप्टर से, है ना, इस यूनिट से अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। अब आज ये जो अगला चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या नीड थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने की, क्यों जरूरत थी, तो ये इससे जो है क्वेश्चन कई बार बन जाता है, नीड क्यों थी। अब बात करते हैं मेजर्स की। मेजर्स का मतलब है कि इसके अंदर आपको जो भी ज्ञान लिखना होता है, मतलब रिफॉर्म्स वगैरह की, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या है। अगर सबसे ज्यादा है, आ सकता है इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तीनों लिख दिए। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाह रहे हो तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो है लिबरलाइजेशन। ज्यादातर जो मैंने देखा है वो लिबरलाइजेशन पे आ जाता है या फिर ग्लोबलाइजेशन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से कर जाना है, तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन करके तीनों ही जाना है, क्योंकि तीनों में से कोई भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो लिबरलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, मतलब इसमें आपको पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है एलपीजी पॉलिसीज के लिखने हैं, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाता है। प्राइवेटाइजेशन से एक टॉपिक बनता है आउटसोर्सिंग का, आउटसोर्सिंग आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 नंबर का, 3 नंबर का ये पूछ लिया जाता है कि क्यों आउटसोर्स करते हैं, हमारे भारत से क्यों आउटसोर्स किए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में चीप लेबर है, मिल जाती है, स्किल्ड लेबर मिल जाती है, आईटी सेक्टर काफी रेवोल्यूशनरी ग्रो कर रहा है ना, वो सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड एक तो एमसीक्यू बन जाता है, आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ के बारे में, कितने कंट्रीज इसके अंदर आती है, कितनी मेंबर कंट्रीज, है ना, ये सारी आप ऑब्जर्वर गवर्नमेंट। इससे पहले क्या था गैट, वो कब आया था, डब्ल्यूटीओ कब आया था, मेन फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है डब्ल्यूटीओ, तो ये पता होना चाहिए। और जीएसटी का बेसिक आपको पता होना चाहिए। जब मैंने लिबरलाइजेशन का टॉपिक कराया था तो तभी आपको जीएसटी के बारे में बता दिया था कि जीएसटी एक तो कब आई थी, ठीक है। इसने क्या किया था, जितने भी अदर टैक्सेस थे, काफी सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था, है ना। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ गए थे, टैक्स इवेजन, चोरियां कम होने लगी थी टैक्स की। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। तो आ सकता है 3 नंबर का जीएसटी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि जीएसटी, है ना, तो पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट में कई बार पता क्या होता है बच्चे, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी पॉइंट डाल दिया, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन डाल दिए, तो शॉर्ट नोट में, मतलब समझ रहे हो, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। चल जी, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ जाना, इंपॉर्टेंस इसकी अच्छे से पढ़ जाना, है ना। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट या रोल, कुछ भी वर्ड से आ जाए तो एक ही बात है। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो अच्छे से पढ़ ही जाना। उसके बाद डिफरेंस पूछ लिया जाता है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस अच्छे से करके जाना यहाँ से। और कई बार जो है एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे कि हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, कैसे जो है देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर जितने ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे तो उससे हमारे देश में कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वही आपको पॉजिटिव इंपैक्ट लिखना है कि ऑब्वियसली अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, स्किल्ड ज्यादा होंगे, नॉलेज होगी, एजुकेटेड होंगे हमारे देश के लोग, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, तो देश में ग्रोथ डेवलपमेंट अपने आप होगी। तो वही आपको सारी चीजें लिखनी है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, यानी वो नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको जो सबसे आखिरी में एक टॉपिक है वो भी अच्छे से करके जाना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से, ठीक है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो की इश्यूज और ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ जाना, ये मैंने अच्छे से कराया कि क्या कारण है, मतलब क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं अभी भी रूरल एरियाज में, गवर्नमेंट किन किन चीजों पे ध्यान दे और क्यों ध्यान दे, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, ये अच्छे से कर जाना। देखो देयर आर 2 रूरल क्रेडिट में आपको पता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अच्छे से पढ़ जाना, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नबार्ड। शॉर्ट नोट आ सकता है नबार्ड के ऊपर, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन नबार्ड के ऊपर आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नबार्ड
पता होना चाहिए कब आया था, इसकी फुल फॉर्म क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है नाबार्ड, है ना, ये सारी चीजें। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर जो है शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, जिसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी हम बोलते हैं, ये अच्छे से करके जाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक, है ना। एक ही टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड कि क्या क्या मेजर जो है हमारे देश की सरकार लेती है टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी क्या क्या मेजर्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हमारे देश की सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए। वही रेगुलेट किया मार्केट को, वही मंडी वाला, है ना, ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज दी, है ना, वही सारी चीजें जो हैं आप यहाँ पे लिख देना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फोकस किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया, मतलब ये काफी जो है इनिशिएटिव जो है हमारे देश की सरकार ने लिए, वो आपको पता होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक पता होना चाहिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जिसमें अगर आपको बताऊं जैसे कि हॉर्टिकल्चर, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ऑपरेशनल फ्लड अच्छे से करके जाना, ऑपरेशनल फ्लड, है ना, ये आ जाता है, या व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोल दिया जाता है, ये अच्छे से करके जाना, पता होना चाहिए आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक अच्छे से कर जाना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या बेनिफिट हुआ, मतलब क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ये अच्छे से करके जाना, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक भी अच्छे से कर जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार। चलिए अगला जो चैप्टर है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, जिसमें कैजुअलाइजेशन ज्यादातर देखा जाता है, और इनफॉर्मलाइजेशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इनफॉर्मलाइजेशन भी जो है देखा जाता है, और इसको तो भाई कहते हैं ना अच्छे से कर जाना। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स पता होना चाहिए, यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर आप वो बताइए क्वेश्चन कि ऐसा कोई सेक्टर जिसके अंदर 10 से कम वर्कर्स को हायर किया जा रहा है ना, एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 से कम वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए ये फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है या बोथ है या नन ऑफ अबव, पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक कर जाना, 3 से 4 नंबर का टॉपिक आ जाता है, जॉबलेस ग्रोथ है क्या, है ना, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सारी चीजें। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर 2 है, एक है सीजनल और एक है डिस्गाइज्ड, कई बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, और एक पे कई बार शॉर्ट नोट में बोल दिया जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाता है, तो ये अच्छे से कर जाना, ठीक है। उसके बाद मेजर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि हमारे देश की सरकार ने ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। तो वो मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखे। पहला था कि फॉर्मल एक तो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है ना, बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है, इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, बहुत सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आती है। एक रीसेंट इनिशिएटिव जो है आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे, आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 4 नंबर का ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, ये अच्छे से कर जाना, मैंने करवाया है, जिन्होंने नहीं किया वो देख जाना, पहली बता रही। उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज जो है हमारे देश की सरकार ने ली है टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वही रीसेंट इनिशिएटिव्स तो पढ़ जाना, जैसे आत्मनिर्भर भारत वाला हो गया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो वो भी अच्छे से कर जाना, ठीक है। चलिए जी, अब एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर देख लीजिए। तो सबसे पहले फंक्शंस पता होने चाहिए एनवायरमेंट के, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, कैरिंग कैपेसिटी क्या है और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एक ये क्वेश्चन बन जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी इसके अंदर, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, आ जाता है। और यहां से जो है बेटा कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहां से ज्यादातर मैंने देखे हैं बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन के ऊपर कोई पिक्चर दे दी और बोला जाएगा कि इसको फाइंड आउट करो, है ना, एयर पॉल्यूशन होगी तो उसको फाइंड आउट करो, ये है क्या, ये कौन सी प्रॉब्लम, और उसको एक्सप्लेन करिए, है ना। 3 नंबर या 4 नंबर का ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ से काफी बन जाते हैं, अगर हो सके तो देख लेना, है ना, गूगल वगैरह है तुम्हारे पास, देख लेना थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह कि कैसे कैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड पिक्चर्स, है ना, थोड़ी बहुत पिक्चर्स देखते जाना, एक बार नजर आंखों से निकाल लेना, है। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जो है बन जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन कर जाना, है ना, ये पिक्चर्स वगैरह अच्छे से देख जाना, ठीक है। लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, वही इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाले चैप्टर की अगर बात करूं तो सबसे पहले जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे चाइना में, तो आपको पता है 2 फेजेस में आता है। सबसे पहले ड्यूअल प्राइस पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेस जिसको बोलते थे, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स है इसके अंदर, अच्छे से कर जाना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया चैप्टर, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं किया तो एक बार देख लेना, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप सर्च कर लोगे तो मेरी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना, बहुत सारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि GLF, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो ग्रेट, ये GLF का अच्छे से कर लेना। इसके अलावा और भी थे पॉइंट्स, है ना, और भी थे, जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गया,
और भी थे, तो इसको अच्छे से कर जाना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो GLF जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिल सकता है, ये अच्छे से कर देना। जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थी चाइना की, पढ़ जाना अच्छे से, मैंने करवाया भी है क्लास में, जो भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थी चाइना की, है ना। उसके बाद कॉमन स्ट्रैटेजीज पढ़ देना, इंडिया चाइना पाकिस्तान की क्या क्या कॉमन स्ट्रैटेजीज थी। एक लिबर्टी इंडिकेटर का टॉपिक स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिबर्टी इंडिकेटर का टॉपिक कर लेना। लास्ट में कंपैरिजन आता है इंडिया चाइना पाकिस्तान के, आई गेस 3 बेसिस पे कंपैरिजन होता है, उसको भी अच्छे से पढ़ जाना। वहां से भी आपको कोई ना कोई, जैसे कई बार क्या होता है वो एक टेबल बना के दे देंगे और उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी टाइप्स, कुछ होट्स के क्वेश्चन जो है ना, वो कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार वो डेटा दे देगा और वहां से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो भाई वो अच्छे से डेटा वगैरह अच्छे से पढ़ जाना, कंपैरिजन जो भी है इंडिया चाइना पाकिस्तान के बीच में, वो अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, कैसे बात कर रही हूं मैं। कई बार वो डेटा दे देगा और पूछ लेगा आपसे, है ना, कि एक्सप्लेन करो, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा उस डेटा से रिलेटेड, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो बस फिर मेरे बच्चे, यही जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है। इनको जरूर 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 करके जाना। ठीक है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड फोड़ के आना अपने बोर्ड एग्जाम में। बाय बाय।